Good morning class. Today I am going to teach you about ट्रांसफार्मर। हम आपको सबसे पहले ट्रांसफार्मर के विषय में इंग्लिश में लेक्चर करते हैं और फिर उसको कम्प्लीटली हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हैं जिससे सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इसको समझ सकें। तो इसमें हम आपको ट्रांसफार्मर के विषय में इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इन सब के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ट्रांसफार्मर के विषय में बताते हैं। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which transform the alternating voltage. It may use to increase or decrease the alternating voltage. It is based on the principle of mutual induction. ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्ट को चेंज करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करता है। इसका उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को घटाने में किया जाता है और ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन पर, इसका जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस is an electrical device which may use to increase or decrease alternating voltage। ये जो होता है ट्रांसफार्मर का वर्क होता है और ये म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित होता है। अब हम आपको इसके कंस्ट्रक्शन के विषय में बताते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। इट कंसिस्ट ऑफ two coils of insulated copper wires wound on soft laminated iron core। ये जो है एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिस पर दो कॉइल्स को, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल्स को वाउंड करके बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जो लैमिनेटेड होती है। लैमिनेटेड का मतलब होता है जो स्ट्रिप्स के फॉर्म में होती हैं इस तरीके से, और इस पर जो है कॉपर कॉइल्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की दो कॉइल को बाउंड करके बनाया जाता है इस तरीके से। First is known as primary coil. First coil is known as primary coil. It is connected with the alternating source. जो पहली coil होती है इसको हम primary coil कहते हैं। इसको हम alternating source से जोड़ते हैं जिसके वोल्टेज को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, जिसके वोल्टेज को हमें चेंज करना है। दूसरी coil जो है सेकेंडरी coil कहलाती है। इसको हम आउटपुट से जोड़ते हैं जो हमें इंक्रीज या डिक्रीज वोल्टेज ऑब्टेन होता है, उसको हम सेकेंडरी कॉइल से जोड़ देते हैं। इसको आउटपुट बोलते हैं। इस तरह से जब प्राइमरी कॉइल में करंट पास होती है, अल्टरनेटिंग करंट पास होती है, तो ये चेंज होती है, चेंजिंग करंट होती है। इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। चेंजिंग करंट पास होने के कारण इससे लिंक फ्लक्स में चेंजिंग होती है
जिससे इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वो होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल ईपी इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आप जानते हो। इफ NP is the number of turns in primary coil, then EP equal to minus NP delta phi upon delta T। इसमें जब EMF इंड्यूस हो जाता है, इससे लिंक फ्लक्स के कारण, इससे जो लिंक फ्लक्स है उसमें चेंजिंग के कारण सेकेंडरी कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है, और वो होता है ES इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फ्लक्स linked with the primary coil is completely linked with the secondary coil, इसीलिए इसकी संख्या जो फ्लक्स की है दोनों में बराबर होती है। ये मान लिया जाता है कि प्राइमरी कॉइल से जितना फ्लक्स लिंक है वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाता है, इसमें कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं है, इसलिए आपका EP इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी and ES equal to minus NS delta phi upon delta T, where NP is the number of turns in primary coil and NS is the number of turns in secondary coil। नंबर ऑफ टर्न्स को हम कम या ज़्यादा करके ही वोल्टेज को बढ़ाते या घटाते हैं। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, दूसरी चीज़ ये है, यदि इसका जो प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है, यहाँ लिखते हैं इफ द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज नेग्लिजिबल, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज नेग्लिजिबल, प्राइमरी कॉइल इज नेग्लिजिबल, ऐसी स्थिति में जो वोल्टेज यहाँ से आपका सप्लाई किया जाता है वही EMF प्राइमरी कॉइल की एंड्स पर इस्टेब्लिश होता है। इस तरह से EP इक्वल टू VP लिख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं वही प्राइमरी कॉइल के एंड्स पर एस्टेब्लिश होता है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये आप इस तरीके से लिख सकते हो EP इक्वल टू VP इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एक लाइन आप बढ़ा के भी लिख सकते हो। VP कब होता है, ये लाइन लिखने के बाद इफ द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज नेग्लिजिबल। Similarly, if the secondary coil is open, secondary coil से कोई करंट सप्लाई नहीं हो रही है, if the secondary coil is open, coil is open, open का मतलब होता है ये क्लोज नहीं है, करंट की सप्लाई नहीं हो रही है, तो जो ES होता है EMF induced in the secondary coil is equal to the electric potential voltage at the ends of secondary coil। जब आपका कोई करंट सप्लाई नहीं होती है, जो EMF यहाँ से इंड्यूस होगा वही इसके एंड्स का वोल्टेज भी होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ES इक्वल टू VS इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपकी समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको हम समराइज करते हैं। जब प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की जाती है तो इससे पास होने वाले फ्लक्स में चेंजिंग होती है, चेंजिंग करंट होती है, जिसके कारण इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है,
और ये आपका होता है EMF इक्वल टू एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। दूसरी बात आपको ये बताई गई कि अगर इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं वही प्राइमरी कॉइल्स के एंड्स पर भी वही वोल्टेज आरोपित हो जाता है। इसीलिए लाइन लिखते हैं EP इक्वल टू VP इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। सिमिलरली if the coil is open, it is not connected with any output, ऐसी कंडीशन में जो इंड्यूस वोल्टेज होता है वही सेकेंडरी कॉइल के एंड्स पर भी वही वोल्टेज प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ लिखा गया ES इक्वल टू VS। ES इज इंड्यूस्ड EMF एंड VS इज इन द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द एंड्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इनको अगर हम कंपेरिजन करते हैं EP अपॉन ES इक्वल टू VP अपॉन VS, इसको करते हैं तो आपका कैंसिल हो जाता है। दिस इज इक्वल टू NP अपॉन NS। इस तरह से सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज हम ऑब्टेन करते हैं इसको इस रिलेशन से हम ऑब्टेन करते हैं VS इक्वल टू NS इंटू VP अपॉन NP। इस तरह से हमें यह रेशियो मिलता है VS इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू VP। यदि हमें इंक्रीज वोल्टेज ऑब्टेन करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर को दो तरीके से यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब हमें वोल्टेज को बढ़ाना है, सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज ऑब्टेन होता है उसको अगर बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स NS को ग्रेटर रखना है। NS is greater than NP। और ये रेशियो जो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यहाँ लिख सकते हैं where NS upon NP is known as ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ये रेशियो 1 से ग्रेटर होता है। R इज ग्रेटर देन 1 फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरह से अगर हमें स्टेप डाउन के रूप में अगर यूज करना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये रेशियो कम आए, NS को हम कम रखते हैं NP की तुलना में, रेशियो आपका कम आ जाएगा। NS इज लेस दैन NP। और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वह 1 से कम होता है। इस तरह से हम इसको कैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आपको ज़्यादा ऑब्टेन करते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमें वोल्टेज ये आप लिख सकते हैं NS इज ग्रेटर देन NP, VS इज ग्रेटर देन VP। और इसमें इसका उल्टा होता है और ये हो जाता है आपका VS इज लेस देन VP। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। इसके बाद आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल इक्वल टू द पावर ऑब्टेन्ड इन आउटपुट। प्राइमरी कॉइल पर जो पावर सप्लाई की जाती है उतनी ही पावर हमें सेकेंडरी कॉइल में ऑब्टेन होनी चाहिए। ये आपका फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर देयर इज नो लॉस इन द पावर सप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल। इस तरह से एक अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, जो पावर हम सप्लाई इनपुट में करते हैं
उतना ही पावर हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो पावर इनपुट, इसको इनपुट कहते हैं। पावर सप्लाई टू प्राइमरी कॉइल, पावर ऑब्टेन इन आउटपुट इन सेकेंडरी कॉइल। इस तरीके से इनपुट के लिए पावर का फार्मूला आप जानते हो, वी आई आपका ये होता है, वी आई प्राइमरी कॉइल के लिए हम पी यूज करते हैं, वी इंटू आई इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल के लिए हम वी एस इंटू आई एस। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर यहाँ लिख देते हैं, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आपका बनता है, यहाँ से हमें जो रेशियो मिलता है Vp अपान Vs इक्वल टू Is अपान Ip। इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं करंट जो होता है Vp अपान Vs, यहाँ आपने ऑब्टेन किया था Vp अपान Vs इक्वल टू Is अपान Ip। अगर ये रेशियो हम यहाँ पुट करते हैं तो आपको मिलता है, ये हो जाता है Is अपान Ip इक्वल टू Np अपान Ns। तो यहां से अगर हम Is की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ये हो जाता है Np अपान Ns इंटू Ip। तो Is जो करंट इन सेकेंडरी कॉइल जो हम ऑब्टेन करते हैं, Np अपान Ns। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप जानते हो नंबर ऑफ टर्न्स इज ग्रेटर देन, स्टेप अप के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आप जानते हो Ns इज ग्रेटर देन Np। अगर Ns ग्रेटर होता है तो यह रेशियो 1 से कम आता है, और ऐसी कंडीशन में आपका हो जाता है Ns इज ग्रेटर देन Np। अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है तो यह रेशियो आपका जो है 1 से कम प्राप्त होता है। दिस इज देयरफॉर Is इज लेस देन Ip। ये रेशियो आपका 1 से अगर कम होता है, Is इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ Ip। इस तरह से Is की वैल्यू Ip से कम होती है। आपने देखा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो है वो ज़्यादा प्राप्त होता है, लेकिन करंट जो है वो रिड्यूस होती है। इस तरह से स्टेप अप वोल्टेज इंक्रीजेज द वोल्टेज AC वोल्टेज बट डिक्रीजेज द करंट। इसी तरह से आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो करंट आपको मिलती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको पता है Ns इज लेस देन Np। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को हम नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखते हैं, और यहाँ से जब आपको ये रेशियो मिलता है, अगर ये आपका Ns Np से कम है तो यह रेशियो आप देखो 1 से ज़्यादा मिलता है, 1 से ज़्यादा होता है, और ऐसी कंडीशन में Is इज ग्रेटर देन Ip। इस तरह से जो आपको मिला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यहाँ लिखा हुआ है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है लेकिन करंट को इंक्रीज करता है। सेकेंडरी में आपको ज़्यादा करंट प्राप्त होती है। इस तरह से हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये इसका वर्किंग क्या है। अब इसके बाद इसमें एनर्जी लॉस होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉस सबसे पहले जो है फ्लक्स लीकेज। प्राइमरी कॉइल में जितना भी फ्लक्स
आपका प्रोड्यूस होता है, वह फ्लक्स कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं होता है, इसलिए एनर्जी जो है वो फ्लक्स लीकेज के रूप में लॉस होती है। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल is not completely linked with the secondary coil, due to which there is some loss in energy. फ्लक्स लीकेज के बाद दूसरा आपका होता है कॉपर लॉस। ये लॉस आपसे पूछे जाएंगे, 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉपर लॉस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉपर वायर्स। वायर्स में जब करंट फ्लो होती है, कॉपर वायर्स में करंट फ्लो होती है, तो रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस के कारण एनर्जी लॉस होती है। इसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। थर्ड है आपका आयरन लॉस। आयरन लॉस eddy currents are produced at the surface of iron core, due to which energy loss is expressed in term of iron loss. आयरन कोर पर जो करंट फ्लो होती है, उसकी सरफेस पर जो करंट फ्लो होती है, उसको हम एडी करंट्स कहते हैं। एडी करंट्स के कारण जो है एनर्जी में लॉस होता है, एडी करंट्स। कॉपर लॉस, फ्लक्स लिंक, फ्लक्स कनेक्ट नहीं होता टोटल, इसके कारण लॉस होता है। कॉपर लॉस, कॉपर वायर में हीट प्रोड्यूस होती है, इसके कारण एनर्जी लॉस होती है। आयरन लॉस, आयरन कोर के सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एडी करंट्स कहते हैं, और एडी करंट्स के कारण भी एनर्जी में लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, आयरन कोर गेट मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। बार बार जो करंट की आपकी स्ट्रेंथ चेंज होती है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और आयरन कोर जो है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है। इसको हम हिस्टेरेसिस इफेक्ट कहते हैं। फ्लक्स में चेंजिंग के कारण आयरन कोर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, एक बार वो मैग्नेटाइज होती है फिर डीमैग्नेटाइज हो जाती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस मैग्नेटाइज। इस इफेक्ट को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस इफेक्ट, और इसके कारण जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ह्यूमिंग साउंड। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ पॉइंट ह्यूमिंग लॉस। Due to the passage of alternating current, iron core starts vibrating. Humming loss. Alternating current पास होने के कारण आयरन कोर जो है वाइब्रेट करना शुरू करती है, which produces a sound known as humming sound. अल्टरनेटिंग करंट पास होने के कारण आयरन कोर वाइब्रेट करती है, जिसके कारण जो है एक ह्यूमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और इस साउंड के कारण जो एनर्जी लॉस होती है उसको ह्यूमिंग लॉस कहते हैं। इस तरह से एनर्जी लॉस है, फ्लक्स लीकेज, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एंड ह्यूमिंग साउंड। इसके बाद ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करते हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है ये कार्य कितने अच्छे तरीके से करता है, इसकी हिंदी होती है दक्षता। एफिशिएंसी हम परसेंटेज में ज्ञात करते हैं। ये होता है एनर्जी आउटपुट या पावर आउटपुट
आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। जो पावर आपको सप्लाई की जाती है और पावर कितना पावर आपको एक्सटर्नल सर्किट में मिलती है, उसका परसेंटेज जो निकालते हैं, इसको हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर्स उसकी 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है। इस तरह से हमने आपको ट्रांसफार्मर के विषय में कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस